ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को दोबारा। अच्छा, अब ये कंपोनेंट आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, कंपोनेंट्स आप कैसे यूज करते हैं और कैसे आप इसको इन कंपोनेंट्स का आप रीयूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि कंपोनेंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास इसके अंदर आपके पास एक, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, इसके अंदर आपके पास एक ये लॉगिन का भी कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल आप हेडर के अंदर आप एक लॉगिन का कंपोनेंट बनाते हैं। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके, अच्छा फॉर एग्जांपल आप एक लॉगिन का कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, आपने ये हेडर बनाया, इस हेडर के कंपोनेंट के अंदर आपने एक और कंपोनेंट बनाया लॉगिन का। ठीक है, अच्छा इस लॉगिन के कंपोनेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आपको इस लॉगिन के कंपोनेंट के अंदर आपको अगर डेटा पास करना है। ठीक है, डेटा पास करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, वो होती हैं प्रॉप्स। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी जो बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड वाले टॉपिक की, प्रॉप्स। ये प्रॉप्स क्या होते हैं? ठीक है, प्रॉप्स आपके वो होते हैं कि आपको कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेटा ट्रांसफर करने के लिए आप प्रॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा प्रॉप्स का यूज कहाँ पे करते हैं? कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेटा पास करने के लिए। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये होम का कंपोनेंट है, और इस होम के कंपोनेंट के अंदर आपको कोई डेटा यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है जो कि आपको पास करना है अपने अपने टॉप बार के अंदर। ठीक है, इसकी एक मिसाल मैं आपको ये दे दूँ, जैसे ये टॉप बार है, तो टॉप बार की जगह आपको हेडर के अंदर डेटा पास करना है। ठीक है, हेडर के अंदर डेटा पास करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर को इंपोर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, हेडर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया, तो यहाँ पर मेरा हेडर आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपके पास दिस इज माई हेडर, हेडर आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल आप कोई इस तरह की एपीआई कॉल करते हैं आप अपने होम पेज के ऊपर। एपीआई कॉल कैसे होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल आप कोई एपीआई कॉल करते हैं अपने होम पेज के ऊपर, और एपीआई के अंदर आपके पास यूजर का डेटा आता है उसके रिस्पांस के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा कि रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पांस क्या होती है। आप बस अभी इतना याद रखें कि आपके पास जो डेटा है वो आपका होम कंपोनेंट के अंदर है, और उसको आपको हेडर में, टॉप बार में, या फिर किसी और कंपोनेंट के अंदर ट्रांसफर करना है, पास करना है, या उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो वो करने के लिए आपके पास इसके अंदर होते हैं प्रॉप्स। ठीक है, तो प्रॉप्स के जरिए आप क्या करते हैं? प्रॉप्स के जरिए आप कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेटा पास करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक डेटा ट्रांसफर करके मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरह के इसका आपको कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह के कंपोनेंट्स के अंदर आप अपने डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है, आपके पास एक वेबसाइट है fortunes.com। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की वेबसाइट है आपके पास। ठीक है, और इस वेबसाइट के अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे हेडर्स हैं, मतलब ये आपको एक बैनर का एरिया नज़र आ रहा है। इस बैनर के एरिया के अंदर आपके पास ये एक हेडिंग लिखी हुई है, और ये आपके पास सब हेडिंग लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे पेजेस के अंदर जाते हैं तो इनके अंदर भी आपके पास सेम फॉर्मेट है। आपके पास यहाँ पे हेडिंग आ रही है, और इसके कुछ पेजेस के अंदर आपके पास सब हेडिंग्स आ रही हैं, और कुछ पेजेस के अंदर आपके पास सब हेडिंग्स नहीं आ रही, लेकिन मोर और लेस आपका जो फॉर्मेट है वो आपका सिमिलर है। ठीक है, फॉर्मेट सिमिलर से मुराद ये है कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपका सेंटर लाइन आ रहा है, आपका जो हेडर है उसके पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है? चेंज सिर्फ ये हो रहा है कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो हेडिंग है, या फिर आपकी जो सब हेडिंग है, सिर्फ वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो चेंज कैसे हो रही है? तो हम इसका क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम इसका ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक कंपोनेंट आप अपने कोड के अंदर बनाएं। उस कंपोनेंट का नाम आप रख दें हेडर हेडिंग एरिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंपोनेंट का नाम रख सकते हैं हेडिंग एरिया। हेडिंग एरिया के कंपोनेंट के अंदर अब आपको सिर्फ क्या करना है, जब आपने वो कंपोनेंट बना दिया, पूरी उसकी सीएसएस में स्टाइलिंग वगैरह कर दी उस कंपोनेंट की, तो उसके अंदर अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट को यूज करना है, और उसके अंदर आपको डेटा चेंज करना है। ठीक है,
तो वो डेटा आपका कैसे चेंज होगा? डेटा चेंज करने के लिए इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उस डेटा को अपने प्रॉप्स के जरिए पास कर दें, ठीक है। तो प्रॉप्स के जरिए पास आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है home.js के नाम से, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और फाइल अपनी बना देता हूँ। इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ about.js फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास इसका हेडर आ रहा है, ये सेम हेडर मेरे पास अबाउट में भी आ रहा है और ये सेम हेडर मेरे पास होम के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। अबाउट के अंदर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ अबाउट, ठीक है। ये दो अलग अलग फाइल्स हैं मेरी, इन दोनों फाइल्स को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल के अंदर ये ऑलरेडी मेरा होम का, ये ऑलरेडी मेरी होम की फाइल आ रही है और इसके अंदर मेरी एक फाइल आ रही है अबाउट की। अच्छा, अभी हमने इसके अंदर राउटिंग हमने इम्प्लीमेंट नहीं करी है। राउटिंग मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर शायद बताऊंगा। तो राउटिंग के लिए आप लोगों को राउटिंग के अंदर क्या होगा कि आप लोग जो है वो क्लिक करके दूसरे पेजेस के ऊपर भी जा सकेंगे। अभी इसके अंदर राउटिंग इसमें मैंने ऐड नहीं करी। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि अबाउट की फाइल को मैं यहीं पे आपकी कॉल करवा देता हूँ, अबाउट के कंपोनेंट को, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये मेरा होम है h1, इसको मैं दे देता हूँ होम, ठीक है। इसी तरीके से जो अबाउट है मेरा, इसको मैं दे देता हूँ अबाउट, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मेरे दोनों पेजेस, दोनों कंपोनेंट यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन ये रियल प्रोजेक्ट के अंदर ये इस तरह से नहीं होता। रियल प्रोजेक्ट के अंदर इन दोनों की आपके पास अलग अलग फाइल्स होती हैं और अलग अलग राउट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे या /home लिखेंगे या इसको इस तरह से एक्सेस करेंगे तो आपके पास होम का कंपोनेंट लोड होगा। अगर आप यहाँ पे अबाउट लिखेंगे तो आपके पास अबाउट का कंपोनेंट लोड होगा। इसके अंदर अभी हमने राउटिंग इम्प्लीमेंट नहीं करी, वो मैं आपको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉप समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने दो कंपोनेंट अलग अलग बनाए। एक मेरा कंपोनेंट होम का है और एक मेरा कंपोनेंट अबाउट का है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग फाइल है मेरे पास, ठीक है। अब होम की फाइल अलग है और अबाउट की फाइल अलग है, जो कि मेरी कॉल हो रही है डायरेक्टली app.js के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास अब होम की फाइल आ रही है और यहाँ पे मेरे पास इसकी अबाउट की फाइल आ रही है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे मैं एक HR भी दे सकता हूँ ताकि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। HR सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये एक HR मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दिया, जिससे आपको ये एक सेपरेटर जस्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। इससे आपकी ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों सेपरेट चीज़ें, सेपरेट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है उसके अंदर हमारे पास बैनर्स आ रहे हैं होम के अंदर भी और अबाउट के अंदर भी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास फाइल आ रही है app.css की। इसके अंदर मैं सारी CSS को रिमूव करके मैं चेक कर लेता हूँ कि सबसे पहले मेरी ये CSS यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये CSS मेरी यहाँ पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ हेडर के अंदर, मैं एक यहाँ पे डिव बनाता हूँ। दिस इज माई हेडर है, यहाँ पे मैं एक और डिव बना देता हूँ या इसी डिव को मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज माई हेडिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं कि एक और कंपोनेंट बना लेते हैं बैनर के नाम से, ताकि वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाए। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है आई नो, तो बेहतर है क्योंकि आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी सी। दिस इज माय मेन हेडिंग, ठीक है। ये मैंने अपना बैनर बना दिया, बैनर के अंदर मैंने ये क्लास दे दी अपनी। अब इस बैनर को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ टॉप बार हेडर के बाद क्या बनाया है बैनर, ठीक है। बैनर, यहाँ पे ये मेरा बैनर बन गया जो कि मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवा दिया अपने बैनर को, ठीक है। ये अबाउट में भी मैंने कॉल कर दिया और इसी बैनर को मैं होम के अंदर भी कॉल कर देता हूँ हेडर के बाद, ठीक है। इसको यहाँ पे होम के अंदर भी मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा दिस इज़ माई मेन हेडिंग भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अलग से क्लास दे देता हूँ बैनर को। अच्छा, ये जो स्टाइल मैंने अप्लाई किया है, ये स्टाइल मैं एक काम करता हूँ सिर्फ बैनर के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, सब पैसे मैं हटा देता हूँ। अभी मैंने सारी चीज़ों के ऊपर ये स्टाइल मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। बैनर के ऊपर मैंने स्टाइल अप्लाई किया जिसके ऊपर मैंने इसको हाइट दी 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर देता हूँ ताकि
ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा बैनर। बैनर के अंदर आपको मेन हेडिंग नजर आएगी, इसके ऊपर इसको थोड़ा सा मैं और स्टाइल कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये मेरी बैनर की हेडिंग बिल्कुल सेंटर में आ गई है। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, दिस इज माय मेन हेडिंग। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कलर में डिफाइन कर देता हूँ, कलर है इसका वाइट। ठीक है, ये दो हमारे अलग अलग मेन सेक्शंस आ गए हैं, अलग अलग, ये समझें या इसको आप कंसिडर करें कि ये दोनों हमारे अलग अलग पेजेस हैं, और इन दोनों अलग अलग पेजेस के अंदर हमारे पास ये अलग अलग हेडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक काम मैंने ये किया है कि बैनर के अंदर मैंने ये जो अब मेरा टेक्स्ट है इसको मैंने हार्ड कोड कर दिया यहाँ पे बैनर की फाइल के अंदर। तो अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मैं चेंज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने बैनर के अंदर ही हार्ड कोड कर दिया। जबकि ये वाला जो टेक्स्ट है मेरा, ये टेक्स्ट मेरा होम पेज के ऊपर डिफरेंट होगा और अबाउट पेज के ऊपर डिफरेंट होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट को अचीव करने के लिए मैं यूज करूंगा प्रॉप्स को। ठीक है, प्रॉप्स कैसे यूज करते हैं, जो आपका बैनर आ रहा है, बैनर का जो कंपोनेंट आपने बनाया है, इस कंपोनेंट के अंदर आप यहाँ पे अपने मल्टीपल प्रॉप्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉप यहाँ पे डिफाइन करता हूँ टाइटल के नाम से। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा रिएक्ट जेएस के ऊपर काम करते वक्त, कि रिएक्ट जेएस के अंदर ये जो आप पूरा जो काम करते हैं, ये पूरा काम आप ये जावास्क्रिप्ट का कोर जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी आप यहाँ पे इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स आप लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं अपनी। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने HTML लिखी है, लेकिन एक्चुअल में ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट को कहीं पर भी आप कैसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जस्ट आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इस तरह से लगाना होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो बैनर मेरे पास आ रहा है, इसके अंदर मैंने क्या किया कि ये होम के अंदर मेरे पास एक बैनर आ रहा है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया दिस इज माई होम पेज। ठीक है, और यही सेम चीज मैंने बताई अबाउट के अंदर, और यहाँ पे मैंने बता दिया दिस इज माई अबाउट पेज। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये अभी भी चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये प्रॉप्स आपने यहाँ पे डिफाइन तो कर दी, लेकिन ये प्रॉप आपने यहाँ पर तो इम्प्लीमेंट नहीं करी अभी। ठीक है, मतलब यहाँ से तो आपने डेटा यहाँ से भेज दिया, लेकिन यहाँ पर आपने इस डेटा को अभी तक रिसीव नहीं किया। ठीक है, तो डेटा को रिसीव करने के लिए आप क्या करते हैं, डेटा को रिसीव करने के लिए आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स डिफाइन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाऊं प्रॉप्स को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे console.log लगाता हूँ प्रॉप्स का। ठीक है, अगर आप लोगों को console.log के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि console.log आपको हेल्प करता है जो भी आपके पास डेटा आ रहा है उस डेटा को चेक करने के लिए कि आपके पास ये डेटा इसके अंदर क्या आ रहा है, और ये आप अपने डेवलपर टूल के अंदर आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब भी आप किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे तो ब्राउजर के अंदर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो ये क्या करता है, आपके पास ये डेवलपर टूल ये ओपन कर देता है आपके पास। फिर इसके अंदर आपके पास एक टैब होता है कंसोल का। ठीक है, कंसोल के टैब के अंदर आपके पास यहाँ पे आपके पास मल्टीपल और ज़्यादा टैब्स हैं, जिसके अंदर आप अपने एरर्स देख सकते हैं, आप अपनी इन्फो देख सकते हैं, वार्निंग्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये आपको बहुत हेल्प करता है अपने डेटा को चेक करने के लिए कि आपके पास एक्चुअली डेटा जो आप भेज रहे हैं उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, या तो वो डेटा जो आप रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर तो कोई एरर नहीं है, वो सही डेटा रिसीव कर रहे हैं। अच्छा अगर आप यहाँ पे नोटिस करें और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पे प्रॉप्स आ रही हैं 1 2 3 और ये 4, मतलब आपके पास जो आपका टाइटल आ रहा है वो आपका प्रॉप्स आपके पास यहाँ पर आ रही है, और ये प्रॉप्स आपके पास जो आती हैं वो आपके आती हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो इसको आप इजीली यहाँ पर गेट कर सकते हैं। इसको गेट करने का सिंपल तरीका ये है कि प्रॉप्स के बाद आप यहाँ पे डॉट लगाएं, और डॉट लगाने के बाद जो भी आपने प्रॉप का नाम यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये नाम प्रॉप का ये नाम होता है और ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे इसका नाम रखा है इस नाम के साथ आप इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं प्रॉप्स के अंदर। अब जैसे कि आपका ये सारा डेटा आपकी प्रॉप्स के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉप्स आपकी इसके इसके पास ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, और ये जो प्रॉप्स का एक्सेस है ये आपके पूरे कंपोनेंट को होता है। ठीक है,
इस पूरे कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को रिसीव करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉप्स को ब्रैकेट के अंदर रिसीव करते हैं, फिर इसके बाद आप इसको अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्रॉप्स को मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मुझे ये प्रॉप्स नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे एरर दे देगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे देगा कि ये प्रॉप्स जो है वो नॉट, ये देखें, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि इसको ये प्रॉप्स नहीं पता क्या है ये प्रॉप्स। लेकिन अगर आप इसको फंक्शन के अंदर ही अगर आप इसको लगा देते हैं बैनर के अंदर, तो अब यहाँ पे इसको पता है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉप्स को अपनी रिसीव किया हुआ है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो अब इसका रेफरेंस जो है वो इससे ऑलरेडी बना हुआ है कि ये प्रॉप्स के अंदर आप टाइटल को अगर आप यहाँ पे रिसीव करते हैं इस तरीके से, तो अब यहाँ पे आपको इसके डायरेक्टली टाइटल यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि दिस इज माय मेन हेडिंग की जगह आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी प्रॉप्स यहाँ पे डिफाइन करनी है, जो कि क्या है आपकी प्रॉप्स डॉट टाइटल, ठीक है। अच्छा, कंसोल आपका होता है जो कि सिर्फ आपको डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है, आप चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस कोई डिफरेंस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट टाइटल की मदद से आप यहाँ पे अपने डेटा को पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा दिस इज माई होम पेज और दिस इज माई अबाउट पेज, ठीक है। तो ये प्रॉप्स के जरिए आप अपने डेटा को ईजिली पास कर सकते हैं। जी सज्जाद, आपका क्वेश्चन है? हाँ जी। अच्छा, करंटली अभी जो आप कर रहे थे वो हार्ड कोड किया हुआ था, इस वजह से वो दोनों जगह पे सेम ही रेफरेंस आ रहा था। एग्जैक्टली राइट। ठीक है। और अभी आपने जो है उसको पास कर दिया है एज अ प्रॉम्प्ट। पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैंने सही है, पास, सही है, सही है। ठीक है। और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अब जो भी जा रहा होगा वहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ अब वो टाइटल रीयूजेबल करने के लिए जो भी आप पास करोगे वहां पे आ जाएगा। एग्जैक्टली। अब आपको क्या करना होगा, इससे आपका सबसे बड़ा मेन बेनिफिट ये है कि आप ये बैनर्स के अंदर अगर आप कोई लेआउट के अंदर चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके, फॉर एग्जांपल 50 पेजेस के ऊपर आपका ये लेआउट कॉल हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो 50 पेजेस के ऊपर आपका लेआउट अपडेट हो जाएगा और कंटेंट आपका वही रहेगा जो आपने कंटेंट आपने यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है। तो सही ये है। और सबसे, अगर बैनर के अंदर मैं कोई एक चीज हार्ड कोड करूंगा तो वो भी इसके साथ आ जाएगी, जी यानी हाँ, कि अगर अगर आप बिल्फर्ड। बैनर के अंदर आप कोई भी चीज़ हार्ड कोड अगर आप यहाँ पे करते हैं तो वो भी इसके साथ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया तो आप ये देख सही रहे है, हैं सही है, हार्ड सही है, कोड सही यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिट है, फिट है, फिट है, फिट है। अच्छा ओके। अच्छा, ये जो प्रॉप्स आपकी हैं, ये प्रॉप्स के अंदर मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि ये प्रॉप्स आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉप्स आपकी जो है ये बहुत ज़्यादा आपके यूजफुल हैं रिएक्ट के अंदर, कि ये प्रॉप्स के अंदर आप सिर्फ डेटा पास नहीं कर सकते, इसके अंदर आप मतलब आप इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, इसके अंदर आप अपने पूरे पूरे फंक्शंस भी पास कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस भी पास कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपने पूरे इवेंट्स भी आप पास कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपनी पूरी कैलकुलेशंस भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी जो प्रॉप आ रही है इसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर, ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पे लिखा, इस टोटल के अंदर मैंने इसको बताया 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट होती है, ये पूरी फाइल आपकी जावास्क्रिप्ट होती है। तो इसके अंदर आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट को ओपन करके आप इसके अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अगर आप ये कोड आप HTML में लिखेंगे तो ये आपको कैलकुलेट करके नहीं बताएगा, लेकिन अगर आपने ये जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है तो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करके बता देगा, अगर आपको थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज है तो। अच्छा, अब आप जैसे यहाँ पे नोटिस करें कि मैंने अबाउट के कंपोनेंट के अंदर मैंने एक और प्रॉप मैंने पास कर दी है, वो प्रॉप है मेरी टोटल की, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना टोटल प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं टोटल भी यहाँ पे मैं इजीली प्रिंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल टोटल प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ H4 ताकि आपको सही से नजर आ जाए। H4 बनाने के बाद मैंने क्या किया कि जिस तरह से प्रॉप से मैंने टाइटल निकाला है, जैसे प्रॉप से मैंने यहाँ पे टाइटल निकाला है, इसी तरीके से प्रॉप से मैं टोटल निकाल लूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरा प्रॉप्स के जरिए पूरा ये भी पास कर सकते हैं, प्रॉप्स डॉट टोटल, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा रिजल्ट 60, ठीक है। तो ये प्रॉप के जरिए आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन कोई भी इवेंट आप यहाँ पे इजीली पास कर सकते हैं, जो कि आपको वापस कॉल बैक भी दे सकता है। उसको हम आगे जाके और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और कॉम्प्लेक्स कंडीशन इसकी देखेंगे कि वो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी का अभी तक, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। एंड में पूछूंगा, लंबा क्वेश्चन है। चलें ठीक है, सर मेरा इसमें क्वेश्चन है कि हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़, बोलें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रॉप्स जो है वन वे डेटा बाइंडिंग होती है, टू डे वन वे डेटा बाइंडिंग होती है ना? जी मतलब आप प्रॉप के, पेरेंट्स से चाइल्ड से
डाटा भेज सकते हैं, मतलब Exactly. चाइल्ड से पेरेंट पे आप डेटा पास नहीं कर सकते। नहीं, राइट राइट राइट, यू आर करेक्ट। मतलब प्रॉप से आप सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास कर सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक तरीका ये होता है कि आप जब पेरेंट टू चाइल्ड आप डेटा पास कर चाइल्ड टू पेरेंट अगर आप डेटा पास करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक कॉल बैक के जरिए आप डेटा आप पास कर सकते हैं, कॉल बैक के जरिए। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कॉल बैक किस तरीके से यूज होते हैं। तो कॉल बैक्स के जरिए आप डेटा और इवेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, Okay. अच्छा, वैसे प्रॉप्स वन वे डाटा बाइंडिंग ही कहलाएगी एक और तरह में से डेटा अगर। बाइंडिंग होती है, राइट राइट। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को इसके अंदर थोड़ा सा और बता दूं जी। खालिदुर रईस साहब कौन है? हेलो सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है आपकी बात, बोलिए। जी सर, मैं ये पूछना था कि आप इसमें वो पढ़ाएंगे, मटेरियल यूआई पढ़ाएंगे इसमें आप? मटेरियल यूआई को थोड़ा सा टच दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो। हाँ सर, वो क्योंकि वो इस्तेमाल होती है ना इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। जी जी, मैं बिल्कुल थोड़ा सा टच दे दूंगा आपको मटेरियल यूआई का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 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 सर, उसको थैंक हम यू। ऐसा करेंगे कि लास्ट में कोई 1 से 2 क्लासेस हम रखेंगे जिसके अंदर मैं आपको मल्टीपल फ्रेमवर्क्स में आपको बता दूंगा कैसे यूज होता है। ठीक है ओके 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 ओके। जी। अच्छा, तो ये प्रॉप्स उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मैं फिर आप लोगों को एंड में मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, अच्छा, प्रॉप्स के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है प्रॉप्स के अंदर। ठीक है, वो ड्रॉबैक आपका ये होता है प्रॉप्स के अंदर कि फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स से मुराद अगर मैं आपको ये एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं इस फाइल की, तो इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल एक ये हेडर है आपके पास। ठीक है, इस हेडर के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट आपके पास इस पूरे का बना हुआ है हेडर के अंदर। फिर उसके बाद आपके पास एक कंपोनेंट आपके पास इसका बना हुआ है, मतलब कंपोनेंट आपका ऐसा बना हुआ है पेरेंट टू चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड। ठीक है, तो उसके अंदर डेटा पास आप कैसे करेंगे? ठीक है, वो आपका एक डेटा पास आप एक तो तरीका ये है कि आप उसको इसी तरीके से डेटा पास करें कि आपने यहाँ पे डेटा पास किया, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल आपका ये एक पेरेंट है। ठीक है, इस पेरेंट के अंदर आपने हेडर के अंदर डेटा पास किया, हेडर के अंदर डेटा पास करने के बाद आपने हेडर में डेटा रिसीव किया, फिर इसके अंदर आप पे कुछ और भी कंपोनेंट्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे और कंपोनेंट बने हुए हैं लॉगिन के। ठीक है, आपने यहाँ पे हेडर में रिसीव किया, फिर उसके बाद आपने लॉगिन में पास किया, फिर फॉर एग्जांपल आपके पास लॉगिन के अंदर भी अलग कंपोनेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो उनके अंदर आपको डेटा पास करने के लिए आपको एक इसके अंदर ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है प्रॉप्स का कि आप अगर बहुत ज़्यादा आपके पास पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स अगर आपके पास बने हुए हैं तो वो आप इसके अंदर आसानी से मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंट्रल एक स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं जो कि दो आपके अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं रिएक्ट के अंदर। एक आपका है कॉन्टेक्स्ट एपीआई और एक आपका है रिडक्स। ठीक है, तो रिडक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो रिडक्स के अंदर एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ ये दे देता हूँ कि रिडक्स के अंदर आपके पास एक्चुअली क्या होता है कि उसके अंदर आप अपना एक सेंट्रल स्टोर आप मैनेज करते हैं। उस सेंट्रल स्टोर के अंदर आप अपना डेटा वहाँ पे उसके अंदर रखते रहते हैं। ठीक है, तो जो भी डेटा आपको कहीं पर भी एक्सेस करना होता है तो वो डेटा आप अपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको इस तरीके से प्रॉप्स के जरिए पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है कि आप अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपके पास बहुत ही ज़्यादा कोई पेरेंट चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, इस तरह के कंपोनेंट्स का एक साइकिल बना हुआ है, तो उसके अंदर आप बेहतर ये है कि आप इस सेंट्रल एक रिडक्स या आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करें तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा उसके लिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ स्टेट्स के ऊपर कि स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टेट्स इसकी क्या होती हैं? स्टेट्स एक्चुअली अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा टॉपिक है स्टेट्स का। ठीक है, स्टेट एक्चुअली क्या होती है? अच्छा, कंपोनेंट्स आप लोगों को समझ में आ गए। कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं रीयूजेबल अपने कोड को करने के लिए। प्रॉप्स हम यूज करते हैं डेटा पास करने के लिए, पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, स्टेट हम क्यों यूज करते हैं? स्टेट हम यूज करते हैं, अच्छा, स्टेट जैसे नाम से ही आपको वाजे है कि स्टेट क्या है। स्टेट एक्चुअली ये है आपकी कि फॉर एग्जांपल आप अभी यहाँ पर जो खड़े हुए हैं इसकी जो इनिशियल स्टेट है वो ये है, दिस इज माय होम पेज। ठीक है,
ये आपकी इनिशियल स्टेट है। आप स्टेट का को रिएक्ट से बिल्कुल हटा के देखें, स्टेट का जो एक्चुअल जो वर्ड है स्टेट का, कि स्टेट अभी क्या है इसकी। अभी जो इसकी स्टेट है, इनिशियल स्टेट जो है वो इसकी है दिस इज माय होम पेज, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। इनिशियल स्टेट इसकी है दिस इज माय होम पेज। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चेंज करना है अपनी इसको अगर आपको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, उस बटन के क्लिक करने के ऊपर मुझे अपनी ये स्टेट को चेंज करनी है, मुझे इसका टेक्स्ट को चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। वो करने के लिए आप यूज़ करते हैं अपनी स्टेट्स को, जिसके अंदर आप अपनी स्टेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मॉडिफाई आप कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई करने के लिए आप मल्टीपल इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इवेंट्स आपके फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ क्लिक हेयर, ठीक है, और क्लिक हेयर करने के ऊपर मैं आपको यहाँ पे इस स्टेट को चेंज कर देता हूँ, तो उसको यूज़ करने का तरीका जो है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे ये गाइड करें कि मैं अभी आप लोगों को इसका तरीका बताऊँ या नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँ, जैसे आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ इसको। ओके, ठीक है। अच्छा, स्टेट किस तरीके से हम इसके अंदर मैनेज करते हैं, स्टेट मैनेज करने के लिए। अच्छा, कंपोनेंट के अंदर मैंने एक चीज़ मुझे भी जहन में आई, वो मैं आप लोगों को नहीं बताई, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंपोनेंट के अंदर दो तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स और एक होता है हमारे पास फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हम काफ़ी पहले यूज़ किया करते थे, लेकिन अब जो काम होता है वो ज़्यादातर काम होता है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको यहाँ पे फंक्शन नजर आएगा, पहले यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम यूज़ किया करते थे, ठीक है। अच्छा, स्टेट में आपको बता रहा था, स्टेट पे काम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक वर्ड यूज़ किया इनिशियल स्टेट का, ठीक है। इनिशियल स्टेट आप सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी एक इनिशियल स्टेट सेट कर देता हूँ। मैं अपने यहाँ पे अबाउट के पेज पर हूँ और अबाउट के पेज पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना टोटल यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, ये टोटल मुझे यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। अब टोटल मुझे यहाँ पे कैसे चेंज करना है, टोटल मुझे यहाँ पे ऐसे चेंज करना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है एक मैथमेटिक्स की वैल्यू, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोटल, या ऐसे कर देते हैं इसको ऑर्डर टोटल, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर टोटल मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो ऑर्डर टोटल की जो इनिशियल वैल्यू नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में जैसे डिफाइन करते हैं वो हम करते हैं इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारी ऑर्डर टोटल की इनिशियल वैल्यू है, ये हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नॉर्मल जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा ये कॉन्स्ट क्या होता है और इसके अंदर और भी वेरिएबल की टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर वेर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वेर बड़ा कॉमन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन ES6 के बाद वेर को यूज़ नहीं करते हैं, ES6 के बाद कॉन्स्ट को यूज़ करते हैं और इसके साथ लेट को भी आप यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको बाद में इन डिटेल बताऊंगा कि इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वैल्यू इसकी हमने सेट करी 10, ठीक है, ये हमने वेरिएबल सेट किया, लेकिन स्टेट आपकी वेरिएबल की तरह से सेट नहीं होती। स्टेट सेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्टेट सेट करने के लिए रिएक्ट जेएस का एक अपना फंक्शन होता है, उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप कॉन्स्ट का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर आप यहाँ पे आपको यहाँ पे एक अरे को ओपन करते हैं और अरे को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये आपने एक अरे ओपन किया और यहीं पर आपने इस अरे को क्लोज कर दिया। अच्छा, इसके अंदर आपको दो वैल्यूज देनी होती हैं, एक वैल्यू होती है जो आप जिससे आप अपनी स्टेट को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब आप अपनी स्टेट को यूजर को दिखा सकते हैं कि ये स्टेट है मेरी, ठीक है। अच्छा, यूजर को दिखाने के लिए मतलब जो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा है फॉर एग्जांपल ऑर्डर टोटल, ठीक है। और सेकंड वेरिएबल जो सेकंड वैल्यू जो इसकी होती है, जो सेकंड आर्गुमेंट होता है इसके अंदर, वो होता है आपका इस स्टेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए जो आप यूज करेंगे, ठीक है। वो सेकंड आर्गुमेंट आपका होता है जो आप इस वैल्यू को चेंज करने के लिए आप यूज करेंगे, वो आप उसकी टर्म आप इसको इस तरह से रख सकते हैं कि सेट ऑर्डर टोटल, ठीक है। अब इसके बाद जब आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू देना होता है, इज इक्वल टू देने के बाद आप यहाँ पे आप यहाँ पे ओपन करते हैं यूज स्टेट, ठीक है। ये यूज स्टेट रिएक्ट जेएस का अपना एक फंक्शन है यूज स्टेट के नाम से,
अगर मैंने यहाँ पे यूज स्टेट यहाँ पे लिखा तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया, लेकिन अगर आपके पास ये इंपोर्ट नहीं हो तो आप यहाँ पे यूज स्टेट को इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इसके अंदर आपने बता दिया यूज स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे यूज करने भी नहीं देगा, क्योंकि वो इंपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा यूज स्टेट के बाद यहाँ पे मैं इसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर देता हूँ। इनिशियल वैल्यू मेरी क्या है? इनिशियल वैल्यू मेरी है 10, 20, 30। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ी सी, 50 + 100 + 100 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरी इनिशियल वैल्यू हो गई यूज स्टेट की, जो कि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ यूज स्टेट के साथ। ठीक है, यूज स्टेट एक फंक्शन है React.js का, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और इसकी जो वैल्यू है वो है 50, 100 और +100। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 250। ठीक है, इस वैल्यू को अगर आपको कहीं पे प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करते हैं? आप प्रिंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं और इस वैल्यू को आप चेंज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये कोड हटा के, यहाँ से मैं ये कैलकुलेशन हटा के मैं ऑर्डर टोटल यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर टोटल प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी कैलकुलेशन बन रही है वो मेरी यहाँ पे टोटल की जगह पास हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये 250 आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्टेट्स को यहाँ पे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसको चेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, क्योंकि चेंज करने के लिए आपको इवेंट्स का पता होना जरूरी है, और इवेंट्स आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इवेंट्स के बारे में। तो फिर हम ये देखेंगे कि ये इन स्टेट्स की वैल्यू को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं क्लिक वगैरह करने के ऊपर। ठीक है, तो अभी आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ क्वेश्चन कर लें। सर ये जो स्टेट पढ़ाई है ये मतलब ये बेसिकली हुक्स के अंदर आते हैं कॉन्सेप्ट शायद, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। हुक्स आप इसको कह सकते हैं, जी हाँ, हुक्स के अंदर ये आते हैं, लेकिन जो यूज इफेक्ट वगैरह आपके होते हैं उनके कॉन्सेप्ट आपके डिफरेंट होते हैं। आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बताऊंगा यूज इफेक्ट वगैरह की क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूज स्टेट वैसे आप यूज करते हैं अपनी स्टेट्स को मैनेज करने के लिए। अपनी यूज स्टेट्स के जरिए आप अपनी स्टेट की इनिशियल वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अलग सवाल है। जी जी। ये हमने स्टार्टिंग में जो फ्रंट एंड करते हो, ठीक है, इसके बाद जो इसके बैक एंड पे हम डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन और ये वाली जो सारी चीजें जी जी। वो आपकी हम किस तरह से मैनेज करते हैं? वो हम थ्रू PHP हम मैनेज कर रहे होते हैं, या आपने एक और हमें एक फ्रेमवर्क बताया था कि जिसके लिए हम ये चीजें यूज कर रहे होते हैं, जैसे लॉगिन की जो लॉगिन के पेज से जो है वो आपका डेटा पास होके जो सारी आपकी आईडी की जो कंफर्मेशन होती है, सारी चीजें होती है, देखिए वो बैकएंड के किस लिए तरह से होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट जेएस आई जो एम है सॉरी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं बस वो इसी वजह ठीक से है, आपसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं, अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये मुझे कुछ क्वेश्चन किया है कि 2 बार देखने में समझ आएगी और यूट्यूब पे कब अपलोड होगी। तो यूट्यूब पे ये मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको मिल जाती है क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, और इसके बाद आप 2 बार देखें, 10 बार देखें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मतलब वीडियो देने का मकसद यही होता है कि आप इसको जितना ज़्यादा देख लें तो उतना ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको रियल जो नॉर्मल क्लासेस, ट्रेडिशनल क्लासेस जो होती हैं उसके अंदर आपको ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो उसके अंदर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ऑनलाइन का ये एक बड़ा फ़ायदा है कि आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं। अच्छा, एनीवेज मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो सज्जाद ने मुझसे पूछा है। अच्छा देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिएक्ट जेएस जो है आपका वो है आपकी क्लाइंट साइड, वो है आपका क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क। ठीक है, वो आपका बैकएंड फ्रेमवर्क नहीं है। बैकएंड के लिए आप क्या करते हैं? बैकएंड के लिए आप कोई दूसरा एक सर्वर साइड लैंग्वेज आप उसके अंदर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपकी नोड जेएस भी आ जाती है, PHP भी आ जाती है, लारावेल भी आ जाती है, और उसके अलावा आपकी कोई जावा की एप्लीकेशन भी आ जाती हैं। तो जो भी आपके सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन वगैरह है, वो भी आप अपने सर्वर साइड लैंग्वेजेस के तौर के ऊपर यूज़ करके उसके अंदर आप APIs बना के
फिर उनको आप रिएक्ट जेएस के अंदर इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्ट जेएस के अंदर एक पैकेज होता है फैच के नाम से, तो उसके अंदर आप उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बाद में पूरा प्रॉपर तरीके से मैं उसकी एपीआई इंटीग्रेशन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप एपीआई इंटीग्रेट करेंगे, और मैं आपको एपीआई प्रोवाइड भी करूंगा कि आप उन एपीआई को यूज करते हुए आप इसकी एपीआई को जो वो इंटीग्रेट करें और अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। और कोई क्वेश्चन आपका, आप लोगों में से किसी का? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन जी बोलें। जी सर, मैं ये पूछना था कि इसमें रिएक्ट जेएस में वो इस्तेमाल होती है जावास्क्रिप्ट की डोम इस्तेमाल होती है इसमें? हाँ बिल्कुल, ये सारा जो काम हो रहा होता है ये आपको डॉम पे ही हो रहा है। अच्छा, सही है सर, यही सवाल था मेरा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, सारा काम जो आपका हो रहा है, ये सारा काम आपका डॉम पे ही हो रहा है। लेकिन ये डॉम को लेकर जो है ना, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉम एक्चुअली क्या है, वर्चुअल डॉम क्या है और रियल डॉम क्या है। तो आप लोग ये डॉम के चक्कर में मेरे ख्याल में ना ही पढ़े तो बेहतर है। आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ें हैं ना, वो उसको आप फॉलो करें, मतलब ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ों में नहीं पढ़ें। जो आपकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको आप थोड़ा सा देखें तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। फिर ये जो आपको जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं ना, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी उसकी। ओके ओके सर, ठीक है थैंक यू। जी। और कोई क्वेश्चन किसी का आपके अलावा? सर मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपके डॉम के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं है तो हम, अगर आप रिएक्ट जेएस सीख सकते हैं, मतलब उसमें यूज होती है बेसिकली डॉम, अगर डॉम जैसे इतने अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है आपके और आप रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो डॉम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो क्लियर करना आपको रिएक्ट जेएस में ज़रूरी होता है, लेकिन वो क्लियर आपको तभी होते हैं जब आप अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो डॉम को आप जितना भी स्टडी कर लें, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डॉम किस तरीके से आप मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से आप डॉम को यहाँ पे चेंज करते हैं, आप किस तरह से अपने डॉम की वैल्यूज़ को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आप यूज स्टेट के जरिए आप जो है अपनी इनिशियल वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपके डॉम के अंदर जो आपकी इनिशियल वैल्यू है वो है आपकी ये वाली 250, ठीक है। तो अब आप ये 250 की वैल्यू को अगर आपको ये चेंज करना है, तो जब आप इसको जब हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर सेट वैल्यू को सेट करवाएंगे, डिफरेंट वैल्यू को चेंज करेंगे, तो वो डॉम का कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि ये डॉम ने किस तरीके से वैल्यू को जो है वो चेंज किया है बैक एंड बिहाइंड द सीन, ठीक है। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। तो फिर आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लीजिएगा पर्सनल, या फिर अभी अगर पूछना चाहें तो अभी पूछ लें, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, ग्रेट सेशन। अल्लाह हाफिज़।